A Prayer for My Daughter is a poem, is basically an autobiographical poem written by William Butler Yeats. Actually, the poem was written, जो ये कविता है लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? The poem was written in a particular day when his daughter was born. I think it was 1919, 1919 में बेसिकली ये द सेकेंड कमिंग पोयम है। कुछ दिन पहले इस पोयम को उन्होंने लिखा था, उसके बाद की ये पोयम, ये अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। आप लोग देख रहे होंगे कि इसी समय वर्ल्ड वार की प्रॉब्लम हुई थी। वर्ल्ड वार फिनिश हुआ था 18 में, 19 में ये पोयम लिखी गई। तो उसके जो इम्पैक्ट हैं, अपोकैलिप्टिक जो नोशंस हैं, वो कहीं न कहीं पोएट के माइंड में थे। और इस पोयम में कवि ने ये प्रेय की है गॉड से कि मेरी बेटी कैसे हो, उसका स्वभाव कैसा हो, उसमें कितनी डिग्री तक ब्यूटी हो, और उसमें कल्चरल नोशंस कैसे हों। So many practical things have been discussed. It is a prayer for all the daughters, for all the sons. Actually, it is not only a prayer for daughter, it can be of a sons as well. But it is an autobiographical poem. W.B. Yeats has discussed only the ideas of his own notions की देखिए क्या था कि वो अपने हिसाब से सोचते कि हमारी बेटी कैसे हो, उसका फ्यूचर कैसा हो, उसका करियर कैसा हो, उसके विचार कैसे हो। इन सब सारी बातों का डिस्कशन इस पोयम में किया गया। तो लेट्स स्टार्ट द पोयम। Actually, in the first lines, first stanzas, the poet has discussed some elements of nature, कुछ कि प्रकृति का उस समय क्या, मतलब जन्म हुआ जो बेटी का, उस समय ये क्या क्या सिचुएशन थी नेचर की, उसका डिस्कशन किया गया है। और फिर आगे इन्होंने डिस्कस किया है, आगे इन्होंने सोचा है कि उनकी बेटी में क्या कल्चरल क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, उसकी चर्चा किया है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने नेचर के बारे में किया है और पोएम स्टार्ट होती है सीधे सीधे, वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग। हॉल का मतलब जब तूफान आता है तो उसकी आवाज जो होती है उसी को हॉलिंग कहा जाता है। एक बार फिर से तूफान जो है वो उठ रहा है। कहां से उठ रहा है? एंड half hid under the cradle hood and cover laid my child sleeps on। कह रहे कि मेरी बेटी या चाइल्ड, क्रेडल समझते हैं पलना, कह रहे कि मेरी बेटी ये पलने में आधा उसका आधा शरीर ढका हुआ है, आधा खुला हुआ है। हाफ हिड का मतलब आधा खुला आधा ढका से है क्रेडल में, और वो सो रही है। और बाहर क्या है? तूफान उठ रहे हैं। और ये तूफान जो हैं ये पोएट स्वयं के हो सकते हैं, मतलब पोएट खुद, पोएट के मन में ये बातें आती हैं, ऐसा भी हो सकता है। या बाहर तूफान उठ रहे थे, मतलब तूफान का माहौल बन रहा था। तो दो चीजें हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये in the first line he has expressed his own idea of his emotions, कि उनके मन में क्या क्या इमोशंस जग रही थी, उठ रही थी, उसकी चर्चा की गई है। और
ये भी हो सकता है कि वह जो स्थान था जिस समय पोयम लिखी गई उस समय तूफान आने का माहौल बन रहा था, ऐसा भी हो सकता है। देयर इज नो ऑब्स्टेकल बट ग्रेगरीज वुड करे कि जहां हम लोग हैं और जहां से तूफान उठने की अवस्था दिख रही है, जहां तूफान का झुकाव दिख रहा है, जिधर तूफान के कह सकते हैं सिम्टम्स दिख रहे हैं, उधर और बीच में केवल लेडी ग्रेगरी के वुड जंगल ही हैं। लेडी ग्रेगरी जो थी इनकी पैट्रॉन थी, उन्हीं के घर में ये रहा करते थे, उनका एक महल था, वहीं पर ये रहा करते थे। कौन? विलियम बटलर येट्स। एंड वन बेयर हिल वेयर बाय द haystack एंड रूफ लेवलिंग विंड, कह रहे कि और बीच में एक पहाड़ी पड़ती है, उसके पहाड़ी के उस पार ऐसा लग रहा है कि तूफान उठ रहा है, उसकी आवाज आ रही है। ब्रेड ऑन अटलांटिक, मतलब अटलांटिक महासागर में वो तूफान, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहीं से उठा हुआ है। कैन बी स्टेड, कह रहे कि लंबे समय तक रुक सकता है या इधर भी आ सकता है। एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड, कह रहे कि 1 घंटे से मैं टहल रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं। किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं? बेटी के लिए कर रहा हूं और अपने लिए भी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मन में, बिकॉज ऑफ द ग्रेट ब्लूम दैट इज इन माई माइंड, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत अधिक अंधकार या बहुत सारा ग्लूम, मतलब ना मानसिक दशा, मेरे अंदर ग्लूम का मतलब होता है मनोदशा जिसमें व्यक्ति डिप्रेशन फील करता है। कह रहे कि मेरे अंदर, मेरे मन में विभिन्न प्रकार के गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, उसकी वजह से मैं 1 घंटे से टहल रहा हूं और प्रार्थना कर रहा। तो देर इज ग्लूम, देर इज स्टॉर्म एवरीवेयर, मतलब बाहर भी तूफान है और अंदर भी तूफान है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। बाहर तूफान आ रहा है और मन में भी तूफान चल रहा है। तो इन दोनों का कंपोजिट ये है कि ये पोयम आपके सामने है, कंपोजिट रिजल्ट। नाउ he proceeds and writes, I have walked and prayed for this young child an hour, कह रहे 1 घंटे से मैं टहल रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं। किसके लिए? इस छोटी सी बच्ची के लिए, मतलब अपनी पुत्री के लिए। एंड heard the sea wind scream upon the tar, और टार बेसिकली जो जिस घर में रह रहे हैं उसका नाम टार है। तो कह रहे हैं कि उस घर से, उस स्थान से हम समुद्र की ओर से जो हवा बह रही है, उसकी जो स्क्रीम है, उसकी चीख है, तूफान की जो आवाज है, उसको हम सुन रहे हैं। एंड अंडर द आर्केज ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम इन द एल्म्स अबव द फ्लडेड स्ट्रीम, करे कि जो रास्ते में ब्रिज हैं, जो आर्केज हैं ना, जैसे ब्रिज जो होते हैं, उधर से जब हवा गुजरती है तो एक अलग उसकी आवाज आती है। करे कि वो आवाज सुनाई पड़ रही है। स्क्रीम का मतलब चीख होता है, यहाँ उस आवाज से ही कह रहे कि ये सब सुनाई पड़ रही है। और एल्म मतलब एक विशेष प्रकार के पेड़ हैं, करे कि उनके बीच से जब हवा गुजर रही है तब भी वो क्या हो रहा है, एक आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो टूटे जा रहे हैं, मतलब हवा बह रही है। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी, तो ऐसा लग रहा है कि हम दीवा स्वप्न देख रहे हैं। रेवरी मतलब होता है स्वप्न, दीवा स्वप्न, कह रहे ऐसा कल्पना कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि हम दीवा स्वप्न देख रहे हैं। दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, करे कि वो जो भविष्य का समय है, जो एक एपोकैलिप्टिक, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी दशा जिसमें हर चीज समाप्त हो जाएगा, एपोकैलिप्टिक कहलाता है। अ काइंड ऑफ विजन
in which we suppose that the things will will be destroyed, everything will be destroyed in future. So that is called apocalyptic vision. The future years had come. तो ऐसा उस समय ही ऐसा लगने लगा कि वो जो भविष्य में हमने कल्पना की है वो समय आज ही आ गया है। डांसिंग टू द फ्रेंजी ड्रम करे कि वो ऐसे लग रहा है कि उसमें बहुत ही क्रोध है। जैसे कि फ्रेंजी ड्रम समझते हैं ना कि बहुत जैसे कि आप लोगों ने सुना कि शिव जी का तांडव जो होता है वो क्रोध से युक्त होता है। तो फ्रेंजीड का मतलब होता है क्रोध, और ड्रम का मतलब है कि जैसे लग रहा है कि तीव्र मतलब बहुत तेजी से क्या हो रहा है, ड्रम बज रहा है और ये जो तांडव है, जो कहीं न कहीं नुकसान करने वाली जो सोच है, जो प्रथा वो आगे बढ़ रही है। आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, ऐसा लग रहा है कि समुद्र से कुछ खतरनाक, कुछ मृत्यु लाने वाली, कुछ नुकसान देने वाली बात या नुकसान देने वाली जो कह सकते हैं कि एक प्रकार का डांस, एक प्रकार का क्रिया है, वो उत्पन्न हुई है। कुल मिलाकर के ये है, इस पोयम, इस स्टैंजा में कवि ने ये कहा है, ये कहने का प्रयास किया है कि मेरे मन में बहुत ग्लूम है, डिप्रेशन है और बहुत कह सकते हैं कि एक प्रकार की भविष्य को लेकर के चिंता है, एंग्जाइटी है, जो इस स्टैंजा में व्यक्त हुआ है कि जो भविष्य में होने वाला है, जो नुकसानदायक, जो समस्याग्रस्त दिन आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आज ही आ गए। To his own mentality that what she should be, may she be granted beauty, करे कि भगवान करे, ईश्वर करे, उसमें सौंदर्य हो, एंड इट नॉट ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रैक्ट, करे कि लेकिन इतना भी सौंदर्य ना हो कि सड़क पर चलने वाले भी उसको देख करके पागल हो जाएं। मतलब ऐसा कभी कभी सौंदर्य होता है कि हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ जाता है। तो करे कि मेरी बेटी इतनी सुंदर हो लेकिन इतनी भी सुंदर ना हो कि हर अजनबी व्यक्ति भी उसे देखे और देखता ही रहे, ऐसा भी सौंदर्य उसमें ना हो। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है दुख से पागल हो जाना। तो कह रहे कि ऐसा भी ना हो कि उसको बहुत अधिक सौंदर्य मिल जाए, मतलब वो अत्यधिक सौंदर्यवान ना हो, मतलब सुंदर हो लेकिन इतनी सुंदर ना हो कि अजनबी व्यक्ति भी देखकर उसे पागल हो जाए। और हर्ष बिफोर ए लुकिंग ग्लास, करे कि अथवा ये इतनी सुंदर हो जाए कि वो हमेशा अपना चेहरा शीशे में देखती ही रहे। फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, करे कि जब किसी को अधिक सुंदर बना दिया जाता है तो ऐसे लोग कंसीडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड, तो वो सौंदर्य को ही जीवन का उद्देश्य मान बैठते हैं। कंसीडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड मतलब सौंदर्य को ही सब कुछ मान बैठते हैं, उसी को जीवन का उद्देश्य मान बैठते हैं। लव सॉरी लूज नेचुरल काइंडनेस, और जो एक स्वाभाविक या प्राकृतिक जो नेचुरलनेस है, जो काइंडनेस है, वो ऐसे लोग खो देते हैं। एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी दैट चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, करे कि ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत दकियानूसी बन जाए। द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, कह रहे कि सौंदर्य से उसे इतना प्रेम हो जाए और उससे ही वो सब कुछ मान बैठे और कभी उसका कोई मित्र ना बने, ऐसा उसका स्वभाव देख करके, या कभी वो किसी से फ्रेंडशिप ना कर पाए। तो जीवन का आनंद, जीवन का खुशी, जीवन का जो कह सकते हैं एंजॉयमेंट है, जो जीवन के रहस्य हैं, वो किसमें है?
नेचुरल काइंडनेस में है और गुड फ्रेंड्स में है। इतनी बात करने के बाद वो ऐसा कहता है कि क्यों ऐसा उसके साथ ना हो, तो एग्जाम्पल देता है हेलेन का। हेलेन एक बहुत ही सुंदर महिला थी, कह सकते हैं सुंदर लड़की थी, जिसकी वजह से बहुत, आप लोगों ट्रॉय मूवी देखा होगा, ट्रॉय के युद्ध के बारे में सुना होगा, करेक्ट, उसी की वजह से हेलेन बीइंग चोजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। करे कि हेलेन बहुत सुंदर थी, इसलिए उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही सौंदर्य मान बैठा, और जिसकी वजह से उसका जीवन क्या हो गया, लाइफ फ्लैट एंड डल, मतलब उसका जीवन बिल्कुल नीरस हो गया। एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, और बाद में एक मूर्ख व्यक्ति द्वारा उसे बहुत परेशान किया गया। मतलब उसी मूर्ख से उससे शादी हो जाती है, पता नहीं कैसे उसकी स्टोरी है कुछ। वाइल द ग्रेट क्वीन, करे कि और महान रानी क्या है, दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे, एक विशेष व्यक्ति के नाम के बारे में बताता है कि जो ऐसा लगता था कि वो समुद्र से निकली है, मतलब बहुत ही सुंदरी परी की तरह है ना। ये रोज आउट ऑफ द स्प्रेस का मतलब परी की तरह होना। बीइंग फादरलेस कुड हैव हर वे, उसके पिता नहीं थे तो वो अपने हिसाब से जीवन जीना चाहा। एट चोज अ बैंडी लेग्ड, और उसने एक बैंडी लेग्ड का मतलब है कि जिसके पैर ना हो, मतलब लंगड़ा व्यक्ति से उसने शादी कर लिया। फारमैन का मतलब अपने हस्बैंड के रूप में उसने एक लंगड़े व्यक्ति को चूज किया। इट्स सर्टेन, अब इतनी बात कहने के बाद दूसरी बात कहते हैं, इट्स सर्टेन दैट फाइन वीमेन ईट अ क्रेजी सैलेड विद देयर मीट। करे कि जो ऐसी महिलाएं होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, और वो अपने जीवन का उद्देश्य ही सौंदर्य को मान बैठती हैं, वो बहुत ही इसेंट्रिक हो जाती है, बहुत ही कह सकते हैं क्रेजी हो जाती हैं, और वो विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करती हैं जिससे कि उनको खुद ही विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता, वेयर बाई द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अंडन, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इन कर्टेसी, अब दूसरी बात करते हैं कि पहले मैंने बात किया कि शी शुड नॉट बी so beautiful that she could find the beauty a sufficient end, और उसका उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताया कि कैसे कभी ऐसा हुआ था। फिर आगे वो करते हैं, इन कर्टेसी आई वुड हैव हर चीपली लर्नेड, तो करे कि सभ्यता उसमें होनी चाहिए। कर्टेसी का मतलब सभ्यता से ही ले लीजिए आप, कि उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छे गुण होने चाहिए। इन कर्टेसी आई वुड हैव हर चीपली लर्न, तो मैं चाहता हूं कि उसमें कर्टेसी हो, उसमें सज्जनता हो। हार्ट्स आर नॉट हेड एज गिफ्ट, करे कि जो अच्छे दोस्त हैं, हार्ट्स का मतलब दिल से है, कि अच्छे लोग गिफ्ट में नहीं मिलते हैं, उपहार में नहीं मिलते हैं, उन्हें अर्न किया जाता है। जैसे फ्रेंडशिप इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज अर्न। अर्न का मतलब है जैसा आप दूसरे के साथ बिहेव करेंगे वैसा आपके साथ वो बिहेव करेगा। तो यदि आप अच्छे रहेंगे तो आपको अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, कहने का मतलब ये है। हार्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट, जो हृदय हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो गिफ्ट में नहीं मिलते हैं, बट हार्ट्स आर अर्नड, उन्हें जीता जाता है, मतलब उन्हें प्राप्त किया जाता है। बाय दोज दैट आर नॉट इंटायरली ब्यूटीफुल, ऐसे लोग जो बहुत सुंदर नहीं होते हैं, उनका वो अच्छे लोगों की संगत में
पाकर, संगत में आकर के अच्छे बन जाते हैं और उन्हें अच्छा माना जाता है। इट मेनी दैट हैव प्लेड द फूल, करे कि बहुत सारे लोग मूर्खता का काम करते हैं, बहुत सारे लोग मूर्खता का काम करते हैं। फॉर ब्यूटीज वेरी सेल्फ, ब्यूटीज वेरी सेल्फ मतलब सौंदर्य के वास्ते, हैज चार्म मेड वाइज, हैज चार्म मेड वाइज, करे कि जो चार्म है, आकर्षण है, उसमें विजडम जरूर होनी चाहिए। लव्ड एंड क्या है, एंड मैन अ पुअर मैन हैज, एंड मेनी अ पुअर मैन दैट हैज रोब्ड, कह रहे कि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं लेकिन उनमें अच्छी भावनाएं होती हैं। फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन टेक हिज आइज, कह रहे कि जो भी ग्लैड काइंडनेस है उनसे, उनके प्रति उनका इंटरेस्ट बना रहता है और उनसे आंखें नहीं हटती, मतलब इंटरेस्ट बना रहता है। इतनी बात करने के बाद ये कर्टेसी की बात, फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने ब्यूटी, फर्स्ट का मतलब जहां से स्टार्ट हुआ ब्यूटी की बात किया, फिर कंपेयर किया, फिर उसके बाद में कर्टेसी की बात किया, कर्टेसी का क्या इंपोर्टेंस है। मे सी बिकम अ फ्लोरिशिंग हिडन ट्री, करे कि ईश्वर करे कि वो बहुत सारे गुणों से भर जाए। बिकम अ फ्लोरिशिंग हिडन ट्री मतलब विभिन्न प्रकार के गुण उसमें आ जाए। दैट ऑल द थॉट्स में बी लाइक द लिनेट बी, करे उसके उसमें विचार कूट कूट के भर जाए, अच्छे विचार उसमें रहें। मीन्स ईच एंड एवरी काइंड ऑफ गुड थॉट्स मस्ट बी इन हिज, इन हर बिहेवियर and have no business but dispensing round their magnanimities of sound, करें और उसके पास कोई और उद्देश्य ना हो। क्या उद्देश्य हो? केवल वो अपने उदारता और दयालुता के भाव को फैलाए, मतलब हर जगह दयालुता का व्यवहार करे, उदारता का भी व्यवहार, डिस्पेंस मतलब फैलाना होता है, बिखेरना होता है, और मैग्नानिमिटी का मतलब उदारता से है। नॉट बट इन मेरीमेंट बिगिन अ चेस, करे कि कभी वो खुशी खुशी में वो केवल रेस ना लगाए, मतलब खुशी के पीछे, आनंद के पीछे, मेरीमेंट में ही वो ना भटकती रहे, हमेशा खुशहाली के चक्कर में ही ना पड़े, दुख का भी उसको सामना करना आना चाहिए। नॉट बट इन मेरीमेंट बिगिन अ चेस, कह रहे कि ऐसा ना हो कि वो मेरीमेंट के ही चक्कर में पड़ जाए। मेरीमेंट का चेस का मतलब कि हैप्पीनेस के चक्कर में ही हमेशा ना पड़े, सुख दुख दोनों को उसमें सहने की क्षमता हो, ऐसा उसे भगवान बनाए। नॉट बट इन मेरीमेंट अक्वायरल, और कह रहे हैं कि ऐसा भी ना हो कि वो खुशी खुशी में झगड़ा भी करने लगे, मतलब कि हर चीज में बैलेंस हो, कर्टेसी हो, उसमें अच्छे भाव अच्छे गुण हो, ऐसा ईश्वर से बनाए। ओ मे सी लिव लाइक सम क्वीन लॉरेल, करे ईश्वर करे उसके जीवन में खुशहाली रहे, वो रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करे, मतलब खुशहाल रहे। लॉरेल का मतलब सक्सेस से है। ग्रीन लॉरेल का मतलब ग्रीन नहीं है, सॉरी। ओ मे सी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल, ग्रीन लॉरेल का मतलब भी सफलता से ही कि हमेशा उसको खुशहाली मिले, ऐसा हो। रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, कह रहे कि वो हो जो अपने सद्गुण है। परपेचुअल प्लेस का मतलब कि वो रिलीजन में विश्वास करे, कल्चर में विश्वास करे, ट्रेडिशन में विश्वास करे, गॉड में विश्वास करे। मीन्स शी मस्ट बी रूटेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, परपेचुअल प्लेस मीन्स शी मस्ट नॉट फॉरगेट हर, roots,
व्यक्ति जैसे कि अपने रूट्स को भूल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं रह पाता है। Oh, may she live like some green laurel rooted in one dear perpetual place. इस दोनों का मतलब ये है कि वो खुश रहे और अपने बैकग्राउंड को हमेशा याद रखे। My mind, because the minds that I have loved, करे कि मेरा जो दिमाग है, क्योंकि मैंने भी जो जो लोगों से प्रेम किया, स्नेह किया, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, करे कि मैं चाहता हूं कि ऐसा ही सौंदर्य उसको भी मिले जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं लोगों को चाहता हूं, जैसे लोगों को मैंने चाहा वैसा ही सौंदर्य इसको मिले। प्रॉस्पर बट लिटिल, करके ये विकसित हो, धनी रहे, लेकिन थोड़ा सा इसमें एहसास रहे। हैज ड्राइड अप लेट, करे कि उसमें जो ड्राइड अप लेट का मतलब है कि उसको हर चीज का अंदाजा रहना चाहिए। इट नोस दैट टू बी चोक्ड विद हेट may will be of all evil chances chief, कह रहे कि यदि उसको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, it knows that to be choked with, has dried up late, it knows that to be choked with hate, कह रहे कि ऐसा हो सकता है यदि उसमें किसी उसको सफलता आसानी से मिलती गई, उसको सारे उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी होती रहेगी, तो उसमें ऐसा उम्मीद है कि वो घृणा की भावना आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है उसमें विभिन्न प्रकार की बुराइयां, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आने की पूरे चांसेस रहेंगे, है ना। मे विल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ, तो मतलब उसमें विभिन्न प्रकार की बुराइयां आने की संभावना बनी रहेगी। If there is no hatred in a mind, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. If there is no hatred in a mind, यदि आपके दिमाग में, ये तो जनरल सी बात है कि यदि मनुष्य के दिमाग में, बेसिकली अपनी डाटा के लिए कहता है कि यदि उसके दिमाग में हैट्रेड की भावना नहीं रहेगी तो क्या होगा, किसी प्रकार की, देखिए ये एक तरह सिंबलाइज किया गया है। एसाल्ट एंड बैटरी मतलब परेशानियां, एसाल्ट का मतलब आक्रमण होता है, बैटरी मतलब मारपीट होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब परेशानियों से है कि परेशानियां चाहे हवा की हो चाहे परिस्थितियों की हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती ना। टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, लिंड का मतलब घोंसले से भी होता है कि पत्तियों में जैसे मान लीजिए घोंसले लगा दिए जाएं, तो पक्षियां लगाती हैं तो वो गिरेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि यदि किसी प्रकार का हैट्रेड ना हो, भाई मान लीजिए पत्ते हैं, पत्ते में क्या कर दिया जाए, पक्षियां घोंसला बना दें और उस घोंसले में रहने लगे। यदि पत्तियों को इससे हैट्रेड ना हो, किसको, इससे हैट्रेड ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिस दिन हैट्रेड होगी पत्तियां सूख जाएंगी और वो क्या होगा, घोंसला बर्बाद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के है कि यदि दिमाग में किसी प्रकार का हैट्रेड नहीं है तो जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां आपका नुकसान पहुंचाने वाली। आगे क्या है कि एन इंटेलेक्चुअल हैट्रेड इज द वर्स्ट, जो बौद्धिक ईर्ष्या है, हैट्रेड का मतलब ईर्ष्या, नाराजगी। एन इंटेलेक्चुअल हैट्रेड इज द वर्स्ट, सबसे खराब चीज क्या है, इंटेलेक्चुअल हैट्रेड होती है। बौद्धिक जो घृणा है, बौद्धिक जो ईर्ष्या है, वो सबसे खराब चीज होती है। सो लेट हर थिंक अपनियंस आर अर्कर्स्ट, करे कि इसलिए उसे ऐसी भावनाओं से ईश्वर दूर रखे। सो लेट हर थिंक अपनियंस आर अकर्स्ड, अपनियन का मतलब वही इन हैट्रेड से, कि ऐसी भावनाओं से उसे ईश्वर दूर रखे। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन बॉर्न, करे क्या मैंने
बहुत सारी सुंदर महिलाओं को नहीं देखा है, मतलब देखा है। इसका मतलब है कि मैंने भी बहुत सी सुंदर सुंदर महिलाओं को जन्म लेते हुए इस संसार में देखा, मतलब कि मैंने उनसे उनका कह सकते हैं कि पर्सनल टच रहा है ऐसे लोगों से, मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर लेडी की बात इसमें इंडिकेट किया गया है, whom he loved but she rejected his proposal of marriage। उसी की बात ये पर्टिकुलरली है। आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हार्न, करे कि बहुत सारी प्लेंटीज हार्न का मतलब ये दुख से है, दुख का पिटारा भी कहा जाता है कि ये ना द माउथ ऑफ प्लेंटीज हार्न, इसका मतलब दुख से है, विभिन्न प्रकार के दुख से है, बिकॉज ऑफ अ ओपनेटेड माइंड। करे कि उसको बेसिकली पर्टिकुलर हमने बताया कि उसको अपने ओपनेटेड माइंड का मतलब सनकीपन से है। जब आप किसी चीज की सनक बना लें, किसी चीज की सोच बना लें, करे कि उसके सनकीपन की वजह से उसको विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ी। Barter that horn and every good by quiet natures understood, far and old billows full of angry। करे कि barter that horn and every good by quiet natures understood। करेक्ट, उसकी वजह से, ओपनिएटेड माइंड की वजह से उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। ये जो आगे दिया है, बाई क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बिलोज, बिलो मतलब एक प्रकार का आप लोग देखे होंगे जहां पर लोहे का काम होता है, तो भट्ठी होती है जिसमें कोयला रखा जाता है और लोहे गर्म किया जाता है, उसी को कहा जाता है कि फुल ऑफ एंग्री विंड, मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की मुसीबतें उसको अपने ओपनिएटेड माइंड की वजह से झेलनी पड़े। कंसीडरिंग दैट all hatred driven hence, the soul recovers radical innocence and learns at last that it is self-delighting, self-appeasing, self-affrighting, and that its own sweet will is heaven's will। देखिए, कंसीडरिंग दैट, करे कि ऐसा सोचते हुए, ऐसा मानते हुए, ऑल हैट्रेड ड्राइवन हेंस, करे कि उसके दिमाग से सभी प्रकार के जो हैट्रेड की भावना है वो दूर होनी चाहिए, उसके दिमाग से दूर होनी चाहिए। एंड क्या है, द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, और उसमें उसके जो सोल है, आत्मा है, उसमें इनोसेंस होनी चाहिए। मतलब इनोसेंस समझते हैं, व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की चीजों से, इनोसेंट का मतलब ऐसे जो लोग गलती ना करें, चाहे करके भी गलती ना करें, ऐसे लोग इनोसेंट कहा जाता है। उसमें इनोसेंस होनी चाहिए, रेडिकल इनोसेंस मतलब बहुत अधिक इनोसेंस होनी चाहिए। और ऐसा सोल करता है, ऐसी हमारी आत्मा करती है यदि हम अच्छे होते हैं तो, यदि हमें हेटेड नहीं होता है तो। एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इज सेल्फ डिलाइटिंग, और फिर बाद में ये रियलाइज होता है, ये पता चलता है कि जो रेडिकल इनोसेंस है वही हमें डिलाइट देता है, वही हमें आनंद देता है, वही हमें खुशी देता है, और उसी से सेल्फ अपीजिंग का मतलब संतुष्टि, उसी से हमें संतुष्टि मिलती है, सेल्फ अफ्राइटिंग, और उसी से हमें मन में डर आता है, मतलब अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवेंस विल, और करे कि यही जो भावना है, सोल की ये भावना, आत्मा की ये भावना ही ईश्वर की भावना है। हेवेंस विल का मतलब ईश्वर की भावना। सी कैन दो एवरी फेस शुड स्कॉल एंड एवरी विंडी क्वार्टर हॉल, करे कि वो इन सारी परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकती है और अपने आप को बचाव कर सकती है, और एवरी बिलोज बर्स्ट बी
हैप्पी। कह रहे कि हो सकता है कि सभी प्रकार की परेशानियां उसके सर पर आ जाएं, फिर भी वो खुश रहे, फिर भी वो दुखी ना हो। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम, और अब जो एक जनरल सी बात है, हर पिता सोचता है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, क्या है, एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू हाउस। कह रहे कि जब उसकी शादी हो तो उसका जो, जहां पर शादी हो उसका जो घर हो, कैसा घर हो, वेयर आल्स ए कस्टम, जहां पर रीति रिवाज, मतलब ऐसी जगह शादी हो जहां पर रीति रिवाज फॉलो किया जाता हो, सेरेमोनियस, और उसमें विभिन्न प्रकार के सेरेमनीज, संस्कार फॉलो किए जाते हो, ऐसा घर, ऐसे व्यक्ति से उसकी शादी। फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर द वेयर्स, क्योंकि जो एरोगेंस है, फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड, क्योंकि जो एरोगेंस है, घमंड है और हेट्रेड है, आर द वेयर्स पेडल्ड इन द थारोफेयर्स। वेयर्स का मतलब पार्ट्स, वो क्या है, पार्ट्स की तरह है, पेडल्ड इन द थारोफेयर्स, कह रहे कि वो इन सब सारी चीजों में जुड़े हुए होते हैं। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। करे कि ये जो कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, और जो सेरेमनी होती है, सेरेमनी मतलब विभिन्न प्रकार के संस्कार, कस्टम मतलब रीति रिवाज, उन्हीं में क्या होता है, उन्हीं में इनोसेंस और ब्यूटी होती है। सेरेमनीज नेम फॉर द रिच हॉर्न, करेंगे जो सेरेमनी है वो विभिन्न प्रकार के अच्छाइयों के लिए है। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री, और जो कस्टम है, जो सेरेमनीज है, वो भी रिचनेस का प्रतीक है। सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न, सेरेमनी संस्कार जो है वो भी रिचनेस का प्रतीक है, और जो कस्टम्स हैं वो भी कहीं न कहीं हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उनकी सफलता का प्रतीक है। तो इसमें एक विशेष प्रकार की विश है, एक विशेष प्रकार की जिज्ञासा है, और एक विशेष प्रकार की विलिंगनेस है ऑफ द पोएट टू हिज चाइल्ड, टू हिज डॉटर, एंड ही वांट्स दैट हिज डॉटर शुड बी लाइक दिस एंड शी मस्ट बी लाइक दिस। तो आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो बताइए। ओके, दैट्स ऑल।